हेलो गाइस, मैं आपका राजेंद्र योगी। आज सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर परमाणु संरचना एटम स्ट्रक्चर लेके आया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं परमाणु संरचना के बारे में। किसके बारे में? परमाणु संरचना के बारे में। तो देखो, सबसे पहले परमाणु की जानकारी दी थी महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने सबसे पहले जानकारी दी थी। इसने कल्पना की थी कि इसने बताया था भी कि भाई कभी किसी वस्तु को या किसी भी द्रव को अगर हम काटते जाए जो अंत में जो अभाज्य कण यानी जो अनडिजिबल यानी अभाज्य कण जो बचता है उसे क्या कहा इसने? परमाणु। क्या कहा था? परमाणु। इसने सिर्फ कल्पना की थी। इसके साथ साथ क्या था? अरस्तु भी था। अरस्तु था, डेमोक्रिटस था और प्लेटो। इन्होंने बताया था कि भाई जब किसी वस्तु या किसी द्रव को लगातार काटते जाए यानी विभाजित किया जाए तो जो अंत में बचता है वो क्या होता है? परमाणु होता है, ठीक है। इसके बाद 1808 में किसमें? 1808 में एक साइंटिस्ट था जॉन डाल्टन। क्या था? जॉन डाल्टन ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। उसमें उसने क्या कहा था? द्रव छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसने बोला अभाज्य कणों से या अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। क्या बोला था इसने? कि द्रव छोटे छोटे अभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। इसने बताया था कि वे द्रव क्या है? छोटे छोटे अभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे बाद में क्या कहा गया था? परमाणु। क्या कहा था? परमाणु। देखो, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। इसने ये बोला था कि एक ही तत्व के जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है या बेरिलियम है। इसके क्या है? इन्हीं तत्वों के क्या है? इनके काफ़ी सारे परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होता है? परमाणु समान होते हैं। इसने क्या बोला था? तो देखो, एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या बोला था इसने बोला था कि एक ही तत्व के परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। विभिन्न तत्वों के यानी अलग अलग है। जैसे ये है H, हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है। तो इनके क्या है? देखो, विभिन्न तत्व है तो इनके क्या है? परमाणुओं में अंतर होता है। देखो, इसने बोला था एक तो बोला था कि एक तत्व के परमाणु समान होते हैं, और विभिन्न तत्वों के भी परमाणु अलग अलग होंगे। क्योंकि देखो, एक तत्व के समान होते हैं तो दूसरा तत्व भिन्न होगा तो भिन्न होंगे, ठीक है। तो इसने क्या बोला था? परमाणु क्या होंगे? भिन्न होंगे, ठीक है। इसके बाद परमाणु द्रव का सबसे छोटा कण होता है। इसने क्या बोला था? तुमको शुरुआती दौर में बता दिया गया था। पहले क्या था? शुरुआती दौर में बता दिया गया था कि जब किसी पदार्थ को या जब किसी वस्तु को हम काटते जाए जैसे मान के एक पत्थर चट्टान है या मोटा पत्थर है, ठीक है, उसको काटते जाए जो बाद में जो चूना बचता है उसको क्या इसने क्या बोला था? एटम बोला था, ठीक है। एटम बोला था इसने। देखो, तो क्या है, अब वो चूना अगर मिलकर वो क्या है? दोबारा चट्टान बना देता है, बन जाती है ना दोबारा चट्टान, और उसको वो पीस कर फिर भी चूना बना देते। तो इसने क्या बोला था कि परमाणु द्रव का सबसे छोटा कण है, क्योंकि काफ़ी सारे परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? एक द्रव बनाते हैं। क्या? एक पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पदार्थ बनाते हैं। जैसे अगर ये क्या है? चौक है अपनी। क्या है? चौक है। ये बोर्ड पे लिखते तो वो क्या है? चूने के दो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर क्या बन रही है? छोटे छोटे जो अपनी चौक होती है वो छोटे छोटे चूनों के कणों या परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। उसको अगर हम घिसेंगे तो छोटे छोटे जो बिल्कुल बारीक कण जिसको अपन काट नहीं सकते वो क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। तो इसने क्या बोला था कि परमाणु द्रव का सबसे छोटा कण होता है, और ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या करता है? ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे देखो, अगर मैंने बोला हाइड्रोजन है, क्या है? ये हाइड्रोजन है। मैंने बोला था भाई ये क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। प्लस अगर मैं बोल दूं कि भाई ये है, तो ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। जैसे H+Cl कर दिया मैंने, तो क्या बोलेंगे? ये क्या हो जाएगी? HCl। क्या बन जाएगा? HCl। क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि देखो, ये बोल रहा है कि भाई रासायनिक अभिक्रिया में क्या है? द्रव, ये हाइड्रोजन का कोई एक परमाणु है, ये क्लोरीन का कोई एक परमाणु है, ये मिलकर क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे हैं, तो एक नए पदार्थ बना रहा है, ठीक है। तो देखो, इसने ये बोल दिया, ये भी आ गया। देखो कि भाई
द्रव का सबसे छोटा कण होता है, सबसे छोटा कण होता है, क्योंकि देखो परमाणु मिल मिलकर क्या बनाते हैं, द्रव बनाते हैं। ये कॉमन सी बात है भाई कि भाई परमाणु द्रव किसका सबसे छोटा भाग होता है, क्योंकि देखो अगर हम बात करें कि भाई अगर इस बोर्ड है, ये क्या पूरा बोर्ड है, क्या है ये पूरा बोर्ड है, अगर इसमें अगर हम बात की भाई बोर्ड किससे बना होता है, तो इस पर देखो लकड़ी भी है, लकड़ी है। और देखो जैसे अगर आपसे पूछ के भाई राइटिंग है, पूरी क्या है, राइटिंग है, तो जो ये ज है ये क्या है, ज है, ये जो है ये क्या है, परमाणु। और ये काफ़ी सारे मिलकर, काफ़ी विभिन्न प्रकार काफ़ी सारे मिलकर क्या है, एक राइटिंग एक वो बना रहे हैं, ठीक है, ये एक चैप्टर पूरा एक तरह से ये बना रहे हैं, पूरी लाइनें बना रही है, ठीक है। तो इसी तरह जब छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक क्या बनाते हैं, एक मार्कर का है, इसके प्लास्टिक के छोटे छोटे कण मिलकर एक मार्कर का निर्माण कर रहे हैं। तो देखो बेटा यही है, देखो ये सबसे यही। अब देखो समान परमाणु या असमान परमाणु मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल मतलब अणु बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अणु। देखो सबसे अच्छा फैक्ट है, देखो समान परमाणु जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन कर दिया अपन ने, तो क्या बन जाएगी, H2 बन जाएगा ना, H2 बन जाएगा ना, बिल्कुल। देखो कॉमन सी बात है कि हाइड्रोजन मिलकर क्या बनेंगे, हाइड्रोजन मिलकर देखो मॉलिक्यूल्स बना दिया ना, अणु बना दिया ना। जिससे देखो अगर ये है H2 ओ है, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, और जल बना लेंगे, क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे, यानी अणु बना रहे हैं, ठीक है, जल बना रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, अणु मिल रहे हैं। तो देखो समान, या तो देखो समान जैसे हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन बना रहे हैं, या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रही है, जल बना रही है, क्या बना रही है, जल बना रही है, ठीक है। देखो इसे किसी रासायनिक या भौतिक परिवर्तन से न तो बनाया जा सकता, ये क्या है कि ये क्या है, ये तो देखो स्वतंत्र है एक तरह से, न तो इसको अपन केमिकल रिएक्शन से बना सकते हैं, और न फिजिकल चेंज से अपन इसको न तो नष्ट कर सकते हैं, यानी फिजिकल, देखो क्या बोल रहा है, केमिकल या फिजिकल चेंज से इसको न तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो इसको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, ना ही इसको क्रिएट किया जा सकता है। देखो ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखो एटम है, एटम एक खुद में वो है एक तरह से मतलब अभाज्य कण है। तो ये बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया और इससे इसको क्या बनाया नहीं जा सकता, ठीक है, ये हो गया। अब देखो एटम है, जो एटम है ये क्या है, ग्रीक भाषा के शब्द से, लैंग्वेज ग्रीक, अपने देखो ग्रीक भाषा चलती, क्या चलती, ग्रीक भाषा। इधर लैंग्वेज होती है, ग्रीक भाषा होती है, जिसमें देखो अल्फा बीटा गामा ये होती है। तो ये देखो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका आज से होता है अविभाजित डिफिजन्स, मतलब क्या है, अविभाजित का मतलब होता है जिसको नहीं काटे जाने वाला, नहीं काट सकते, क्या करते हैं, नहीं काट सकते। तो क्या है, एटम शब्द क्या है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है कि अविभाजित, क्या होता है, एटम का अर्थ होता है। वहाँ पर जो ग्रीक भाषा के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। एटम का अर्थ होता है बेटा कि अब अविभाजित कण, अर्थ है कि इसका जिसको ना तो कौन डिवाइस किया जा सकता है, क्या नहीं, इसको काटा नहीं जा सकता, मतलब अविभाजित, ठीक है, ये आगे समझ में। अब देखो 19वीं सदी के अंत में, देखो 19वीं सदी के अंत में क्या है, वैज्ञानिकों के प्रयोग द्वारा क्या किया था, प्रयोग द्वारा परमाणु को संरचना भी, इसने क्या बोला था, शुरुआत में क्या बोल रहे थे कि परमाणु को अपन काट नहीं सकते, क्योंकि परमाणु एक बिल्कुल, तो अब अगर उसकी परमाणु के अंदर स्ट्रक्चर होगी तो परमाणु आसानी से कट जाएगा। और बाद में जैसे देखो मैंने बोला कि भाई मार्कर को काटा नहीं जा सकता, ये संरचना विहीन है। पर तुमको पता है कि भाई इसके अंदर भी क्या है, एक साई की वो है, नली है, क्या है, साई की नली है। तो संरचना है, इसकी संरचना है ना, संरचना है। तो देखो इसने क्या है, 19वीं सदी में क्या है, साइंटिस्ट उस टाइम क्या प्रैक्टिकल कर रहे थे, क्या कर रहे थे, प्रैक्टिकल कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, जिसमें देखो परमाणु को संरचना विहीन और अभाज्य कण मानने से इनकार कर दिया भाई कि इसके अंदर भी कुछ न कुछ है। इसने क्या बोला, इसके अंदर भी कुछ न कुछ है, ये बोला था इसने। इन्होंने, ये साइंटिस्ट ने क्या बोला था कि भाई परमाणु अभाज्य कण, और देखो डाल्टन बताता है कि भाई परमाणु एक अभाज्य कण है, क्या है, एक अभाज्य कण है, परंतु देखो काफ़ी 19वीं सदी के अंत में क्या बोला था कि भाई परमाणु को क्या बोला था, संरचना विहीन और अविभाज्य कण माना था, क्या बोला, मानने से इनकार कर दिया। भाई ये क्या, इस डाल्टन ने तो बोल गया भाई ये तो संरचना विहीन होता है, ये तो अविभाज्य कण होता है, परंतु क्या किया, 19वीं सदी के अंत में इसने मना कर दिया साइंटिस्टों ने भाई कि नहीं, देखो इसके अंदर कुछ न कुछ तो होता है, ठीक है। तो देखो परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, इन्होंने बोला कि परमाणु को विभाजित। और देखो 20वीं सदी, मतलब 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के शुरुआत में क्या हुआ था, पता चल गया था भाई। देखो तो देखो इसने बोला परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, तथा यह माना गया है कि परमाणु
विभिन्न कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु भी इस, अब देखो साइंटिस्टों ने ये भी पता लगा लिया, मतलब इसने उन्होंने बोला भाई काफ़ी प्रैक्टिकल किए होंगे, जैसे माइकल फैराडे ने किया था और काफ़ी सारे साइंटिस्ट, जैसे थॉमसन भी था, क्रुक्स भी था, इन्होंने सबने प्रैक्टिकल किया था। उसमें क्या है, उसमें पता लगा भी कि कोई चीज़ है ऐसी जो क्या कर रही है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो बच्चों को डरा, मतलब क्या कर रही है, मतलब क्या है, परमाणु विभिन्न कणों से मिलकर बना होता है। कुछ न कुछ ऐसी चीज़ है परमाणु के अंदर जो भी परमाणु को बना रही है, ठीक है। तो देखो कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक पदार्थ या वास्तविक पदार्थ के मूल कण कहते हैं। क्या अब देखो, आप देखो मौलिक अपने जो वास्तविक पदार्थ के जो कण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, इस पर उदासीन होता है, ठीक है। नहीं, काफ़ी सारे भी है ऐसे, देखो परमाणु के अंदर काफ़ी सारे भी है। बाद में अपन जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, जैसे अगर बीएससी वगैरह करोगे, एमएससी बीएससी वगैरह पढ़ोगे, तो उसमें आप आराम से आप लोगों को पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी हम 11th-12th में देखो, 9th में इसका चैप्टर होता है, 9th क्लास में भी है चैप्टर, क्या है 9th क्लास में भी है इसका चैप्टर। 9th क्लास में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ाया गया है। तो देखो कण ये देखो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कण क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब इनके आवेश की बात कर लेते हैं, इनके चार्ज देखो। उदासीन में तो क्या होता है, ये प्रोटॉन होता है, पी होता है, ठीक है। इधर देखो ये एन होता है और ये इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे होता है, ठीक है। ये उदासीन में अगर उनको आवेश में देखे, चार्ज में देखे भाई क्या होता है, तो देखो ये होता है प्लस वाला, प्रोटॉन प्लस में होता है, धनावेश होता है। ये उदासीन होता है, ये क्या होता है, उदासीन होता है, ये उदासीन होता है, ये धनावेश होता है, इस पर आवेश क्या है, धनावेश। तुम्हें पता है आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है तुम्हें, आवेश देखो, धनावेश होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक तो रहता है ऋणावेश, और एक होता है धनावेश। क्या होता है, धनावेश, ठीक है। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश, ऋणावेश और धनावेश। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेश है, और प्रोटॉन क्या है, धनावेश है, ठीक है। ये आ गया। अब देखो इसके द्रव्यमान, इसके वजन की, अब देखो भाई इनमें भी कुछ न कुछ तो वजन होना चाहिए। देखो अगर परमाणु के अंदर है तो कुछ न कुछ, जैसे अपना भी वजन है, और काफ़ी सारे सभी वस्तुओं का कुछ न कुछ तो द्रव्यमान होता ही है, ठीक है। कुछ न कुछ तो बाहर होता ही है। तो देखो इनका भी बाहर देख लेते हैं। देखो इनका होता है 1.673 × 10⁻27 kg। क्या है, 27 kg है। देखो इसका क्या है, 1.675 × 10⁻27 kg। देखो इसका देखो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का वो है जो वजन है, वो क्या है, सेम है, बिल्कुल सेम है। देख लो तुम, बिल्कुल सेम है, थोड़ा बहुत ही फर्क है, बस थोड़ा बहुत ही फर्क है, नहीं बिल्कुल इसका सेम है। इसका बहुत कम है, क्या है, इसका बहुत कम है। इसका क्या है, मतलब कम है, इसका क्या है, 9.109 × 10⁻31 kg। क्या है, -31 kg। क्या है, -31 kg है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि सर हम केजी में, अगर किसी ने हमसे पूछ लिया कि इसको ग्राम में बदलो, ग्राम में भी तो बदलना होता है, क्या ग्राम में बदलना होता है, तो ग्राम में देखो क्या करेंगे, देखो क्या कर, एक 1 kg में क्या होता है, 1 kg में कितने होते हैं, 1000 kg ग्राम होता है। इसमें क्या होता है, 1000 वो होते हैं। अब देखो इसमें कितने 3 जीरो है, 3 जीरो है, तो इसको क्या करेंगे, 10 पावर क्या कर देंगे, 10⁻3 कर देंगे, ठीक है। 10 अगर अपन को लिखना होता है तो देखो इसमें 3 जीरो, तो मैंने क्या कर दिया, 10⁻3 कर दिया। या फिर ऐसे लिख लो 1000 ग्राम। क्या है, 1 kg में क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो इसमें देखो 1.67 इसने देखो 35 को क्या किया, देखो इसने 2 ही लिए थे, बोलते थे पॉइंट के बाद 2 ही अंक लेने चाहिए अपन को, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो देखो इसने बोला 1.67 × 10⁻27 इंटू क्या कर दिया, इंटू इसने क्या कर दिया, कितने बार 10⁻3, यानी इसने 1000 से क्या कर दिया था, वो कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और क्या आ जाएगा, 1.67 × 10⁻4। क्योंकि देखो तो इसमें क्या है, इसमें है देखो, इसमें इससे इसको घटा दिया। क्या कर दिया, घटा दिया। इसको क्या कर दिया, घटा दिया। इसको देखो ये जुड़ जाएगा, ये तो माइनस प्लस माइनस, और ये क्या जाएगा, -24 ग्राम। क्या जाएगा, -24 ग्राम, ठीक है। ये आ गया समझ में तुम्हारे, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले भाई कि केजी को ग्राम में बदलो, केजी को ग्राम में बदलो, तो वही देखो ग्राम को ही आ जाएगा। देखो ग्राम को ये बदल लिया इसने, 1.67 × 10⁻27
इंटू 10⁻3। इसको अगर अपन ने इसको चेंज किया तो क्या जाएगा 1.67 इंटू 10⁻24 kg ग्राम, सॉरी ग्राम आ जाएगा, क्या आ जाएगा ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके रिलेटिव मास, इसके रिलेटिव यानी इसका एक तरह से संभावित मास, तो देखो एक AMU एटम, इसका होता है बेटा ATOME एटम मास यूनिट क्या होता है, एटम मास यूनिट क्या होता है, एटम मास यूनिट। क्यों, देखो एटम मास पहले, अब देखो इसको अपन यू भी कर सकते हैं, तो 1U भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो अब AM को देखो एटम द्रव्यमान को क्या है इसको AMU से नहीं लिखा, अब सीधा इसको लिख दिया यू से, क्या लिख दिया यू से लिख दिया, क्या लिख दिया यू से लिख दिया इसने, क्या कहते हैं एटम मास यूनिट, ठीक है, इसने लिख दिया। देखो अब देखो इसका बिल्कुल सेम है, इसका क्या है बिल्कुल सेम है, देखो थोड़ा बहुत ही फर्क है, तो इसने क्या किया, थोड़ा बहुत फर्क है तो इसने क्या किया AMU, देखो AMU दोनों का पेयर है, पर इसका देखो इसका कम है तो इसने क्या किया 1.005005, ठीक है, इसने कर दिया। अब अगर इसको अपन बात करें कि भाई देखो सर कि हमको ऐसे इसको घातों के रूप में बता दो कि भाई सर इसको घातों में कैसे लिखें हम इसको, तो देखो इसको घातों में लिखेंगे, देखो इसके बाद कितनी है 3 जीरो है और एक ये 4 है, 4 मतलब 4 जीरो है ना, इसमें 4 जीरो है ना, तो 4 जीरो देखो 1, अगर अपन इसमें भी एक पॉइंट लगा दी, क्या करते 1.5 इंटू मतलब 5.5 इंटू 10⁻, कितने कर देंगे अपन 4 जीरो 4 कर देंगे। अब क्या है माइनस में है, ये क्या है माइनस में है, किस में है माइनस में है, किस में है बेटा ये माइनस में है, तो देखो AMU क्या आ जाएगा बेटा AMU, तो इसको क्या कर देंगे, देखो इसको अगर अपन इसका ऐसे लिखना चाहते हैं ऐसे लिख लो, नहीं ऐसे लिख लो, देखो 5.5 इंटू 10⁻⁴, इसको कर दो, क्या कर देंगे ग्राम में बदल देंगे या केजी में कर दो इसको, ठीक है केजी में कर दो। अब बात आती है बेटा कि भाई रिलेटिव चार्ज, इसका मतलब आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है, देखो इसका सेम में देखो प्लस, इसका मैंने बोला था कि प्रोटॉन प्लस में होता है, क्या है प्रोटॉन प्लस में होता है, किस में होता है प्रोटॉन प्लस में होता है, तो इसका हो जाएगा +1, ये न्यूट्रॉन क्या उदासीन है तो इसका 0 हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन क्या है वो क्या है ऋणावेश है, तो -1 आ जाएगा। अब देखो अगर अपन इसकी बात करें, तो एक चार्ज एक कूलाम में क्या होता है बेटा, देखो अगर इलेक्ट्रॉन का मान देखे तो ये माइनस है तो माइनस लगा दो, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आ जाएगा, ठीक है 19 कूलाम आ जाएगा। ये आ गया आपकी समझ में, बिल्कुल देखो सिंपल सा, देखो अगर अपन पदार्थ के मूल कणों की बात करें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है ये 3 है, ठीक है। अब काफ़ी सारे पर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके आवेश की बात करें तो देखो आवेश में तो ये होता है P+N0 और ये क्या जाएगा E-, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइनस में आ जाता है, ऋणावेश है, ये धनावेश है और ये 0, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, देखो और द्रव्यमान की बात करते हैं, द्रव्यमान की 1.673 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है, इसका आ गया। इसके देखो इसका भी देख लो 1.675 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है, इसका भी 20, देखो इसका बिल्कुल सेम होता है, तो इसका देखो 9.109 इंटू 10⁻31 तो -31 kg, इसका कम होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है कम होता है, तो देखो चलो ठीक है इसका इलेक्ट्रॉन का कम होता है, तो अभी देखो रिलेटिव मास देख लेते इसका, नहीं इसका केजी को अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप कभी आपके अंकल वगैरह या कोई अपने रिश्तेदार आए और रिश्तेदार आके भाई तो क्या करते हो कि भाई हम 11th क्लास में पढ़ते हैं कि क्या किससे के बायोलॉजी से तो मैथ से, ठीक है, तो बेटा वो निकला आपका केमिस्ट्री का टीचर निकला आपके कोई वो है, तो अगर आपसे पूछे बेटा क्या चल रहा है आपके कोई एटम स्ट्रक्चर चल रही है, परमाणु संरचना चल रही है, तो अगर उसने पूछ लिया कि बेटा ये बताओ मेरे को कि इसका इलेक्ट्रॉन का मतलब द्रव्यमान कितना होता है, तो आप फट से बताओगे 9.01019 इंटू 10⁻31 kg। अरे बेटा तो चलो ये अच्छी बात है, तो भाई आप आए तो आपसे पूछ लेता है भाई कि ग्राम में निकालो, तो आपसे पूछ लेता है ग्राम में निकालो, तो ग्राम में कैसे निकालेंगे, देखो इसको क्या है 1 kg में क्या होता है, 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, तो आप बोलते हो भाई कि 1000 ग्राम्स होते हैं, कितने होते हैं 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। अगर अब हम इसको अपन घात के रूप में लिखे, क्या लिखे घात के रूप में लिखे, तो इसको घात में किस लिखे 10⁻³ है, क्योंकि देखो आगे इसके कितने 3 है, ठीक है ये हो गया, तो देखो इसको कर देंगे तो कितना जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक ही आ गया समझ में आप है ना। तो देखो इसका चार्ज के रिलेटिव चार्ज की बात करें तो रिलेटिव चार्ज देखो +1 है
और इसका जीरो है, इसका माइनस, क्योंकि इस पर देखो, इस पर तो ऋणावेश है, इस पर धनावेश है, ठीक है। ये आ गया आपकी समझ में। और इसका अगर एक कूलम बराबर अगर पूछ ले भाई कि इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होते हैं, तो क्या बोलोगे 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम, कितना हो जाएगा 19 कूलम। अगर हम कि भाई एक इलेक्ट्रॉन में कितना, इस आवेश का मान कितना होता है, ऋणावेश का मान कितना होगा, तो बोलोगे -1 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं मौलिक कणों की खोज। क्या बोलेंगे, मौलिक कणों की खोज। तो देखो पदार्थ के विद्युत प्रकृति के प्रमाण, इसमें बोला है कि भाई पदार्थ में कोई कुछ ऐसी चीज़ है, इसमें कि भाई इलेक्ट्रिसिटी होती है या नहीं होती। देखो इलेक्ट्रिसिटी समझे, पर विद्युत धारा समझो। विद्युत धारा क्या होता है, देखो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि भाई आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश में क्या होता है, आवेश में देखो तुमने पढ़ा होगा ऋणावेश, धनावेश, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो अब इसने बोला विद्युत परिणाम के प्रकृति के परिणाम में देखो, तो इसने देखो बहुत पहले ही सिद्ध हो चुका था कि कांच और एवोनाइट के सिल्क को या फर को रगड़ने पर विद्युत उत्पन्न होती है। जैसे मैंने देखो, आप ये समझो, देखो अपने इसको छोड़ो, इसको अपने प्रैक्टिकल को देखो मानी जाए ये अपने स्केल है या फ्री है, और अपने इसमें अपने बालों में दिया, बालों के अंदर दिया, तो बालों अगर मतलब घिसेंगे, इसके बाद आप कागज़ के टुकड़ों को अगर इसको पास लेके जाओगे, नज़दीक लेके जाओगे, तो वो जो कागज़ के टुकड़े थे वो क्या है, इसकी ओर चिपक जाएंगे, इस पर चिपक जाएंगे। अब क्या ऐसी क्या कौन सी चीज़ है भाई कि जो इनको खींच रही है, क्या करिए, खींच रही है भाई कि कागज़ के टुकड़े अपने आप ही उड़ गए और इसके पास आ गए। आपने कभी ये बचपन में तो अपन प्रैक्टिकल करते रहते हैं, मतलब किए हुए होंगे तुमने, तो ये देखा होगा, ये नोटिस किया होगा। तो ये नोटिस यही बताता है बेटा कि जब हम इसको घिसते हैं तो क्या है, इसमें विद्युत उत्पन्न हो जाती है, क्या हो जाती है, ये चालक हो जाता है, क्या होता है, चालक हो जाता है। और जो कागज़ होते हैं वो क्या है, वो भी क्या होते हैं, चालक होते हैं। तो वो चालक जब इसको पास लेके जाएंगे तो वो क्या है, खिंच जाएंगे। तो क्या होता है कि इसमें कुछ न कुछ ऐसे आवेश है जिसके कारण ये क्या है, खिंच रहे हैं, किसके कारण ये चिपक जाते हैं, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। तो अगर अपन इसको रगड़ेंगे तो क्या है, विद्युत उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें विद्युत प्रकृति का होता है, पदार्थ क्या होता है, विद्युत प्रकृति का होता है। अर्थात जैसे ये है कुछ चालक है, इसको बालों में रगड़ा तो ये चालक हुए, तो देखो इसकी विद्युत प्रकृति का होता है। इसके बाद माइकल फैराडे ने 1813 में क्या किया था, जब किसी विद्युत अपघटन विलयन को इसने क्या बताया था, देखो इधर समझो। मानी जाए ये अपने पास NaCl का क्या है, वो है गोल है, NaCl का गोल है, ठीक है। ये क्या है, NaCl का गोल है, किसका है, NaCl का गोल है, ठीक है। इसमें दो धातु की रॉड लग दी, क्या कर दी, दो धातु की रॉड लगाई, और इसमें अपन ने क्या किया, केमिकल इस पर विद्युत धारा प्रवाहित किया, क्या कही, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी इस पर, ठीक है। तो जो यहाँ पर क्या हो जाती है, केमिकल रिएक्शन चालू हो जाती है, रासायनिक अभिक्रिया चालू हो जाती है। देखो अब देखो इसने बोला था कि भाई जब किसी विद्युत अपघटन में विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं, किया जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ विद्युत हो गई तो यहाँ क्या हो जाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया होना आरंभ हो जाएगी। यहाँ पर ये रॉड हो गई, ये दो धातु की रॉड पर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होना चालू हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की खोज का से परिणाम आया कि गैसों में से विद्युत का चालन होता है, गैसों में से भी क्या होता है, विद्युत का चालन होता है, क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम चलो अब पढ़ते हैं भाई क्रूस नली, क्या होते हैं, क्रूस की नली, ठीक है, आगे समझ में, ठीक। एक बार और देख लो, मौलिक कणों की खोज क्या थी, पदार्थ के विद्युत प्रकृति के परिणाम के बारे में बताया था। इसने क्या बोला था कि जब किसी कांच या एवोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं तो क्या है, वो रगड़ने पर फर से क्या हो जाती है, विद्युत ये चालक हो जाता है। अगर हम बालों में रगड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा। देखो बालों में अगर अपन ने रगड़े तो ठीक है। अब देखो इसने दर्शाया कि भाई पदार्थ विद्युत प्रकृति होता है, ये किसने कहता है, माइकल फैराडे ने दो नियम देते हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, जो तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है। 18 अब इसने बोला था भाई 11813 में इसने बताया, 18013 में बता दिया कि जब किसी विद्युत अपघटन विलयन में, किसी विद्युत अपघटन जैसे NaCl का विलयन है, इसमें दो धातु की रॉड रख दे या इलेक्ट्रोड रख दे है, तो क्या होगा,
प्रवाहित किए तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया होने, यहाँ पर क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होने लगेगी और इलेक्ट्रॉन की खोज के परिणाम आया कि गैसों में भी विद्युत का चालन होता है, गैसों में भी विद्युत भी बहती है। ठीक है, ये आगे समझ में। अब आगे पढ़ते हैं। अब उसने देखो, अब क्या है, एक साइंटिस्ट था जिसने क्रूस नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, विसर्जन नली, एक नली पर क्या किया था, प्रैक्टिकल प्रयोग किए थे। देखो सन 1879 में विलियम क्रूस ने विद्युत की लंबी कांच की विसर्जन नली ली, जो नली ली कुचालक अध्ययन करने की गैस में कम दाब पर किया। उसका उद्देश्य हेतु उसने इसका क्या किया था, इसके उद्देश्य हेतु क्या किया था, एक कांच की नली ली। क्या ली थी, कांच की नली थी, जो अपने घर में ट्यूबलाइट होती है वो ली थी। ठीक है, अब उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। क्या ली थी, डिस्चार्ज ट्यूब। क्या ली थी, चार्ज ट्यूब। क्या ली थी, डिस्चार्ज ट्यूब। क्या ली थी, डिस्चार्ज ट्यूब। और उसमें क्या किया था, दोनों सिरों पर एक एक धातु की क्या लगा दी, इलेक्ट्रोड। क्या लगा दी थी, इलेक्ट्रोड। क्या लगा दी उसने, एक दोनों धातु के इलेक्ट्रोड लगा दी थी। ठीक है, ये लग रही दोनों इलेक्ट्रोड। ठीक है, ठीक है। और उसने क्या किया था, एक देखो दो धातु के वो लगा दी थी और उनको क्या कहते हैं, सील कर दिया। और विसर्जन नलिका में एक पार्श्व, एक क्या ली थी, पार्श्व, यानी क्या ली थी, साइड ट्यूब। क्या ली थी, साइड ट्यूब, पार्श्व नलिका, जिस पर एक कृष्ण नाम वो इसको बंद कर दिया। ठीक है, इसको बंद कर दिया। ठीक है, जोड़ दिया। अब इसने क्या किया था, प्रैक्टिकल किया था। इसने क्या बोला था, पहले देखो इसने 100, 200, 300, 500 की क्या की थी, वोल्ट की धारा प्रवाहित की और फिर इसमें छोड़ा तो इसमें कोई धारा उत्पन्न हुई थी। क्या नहीं, इसमें कोई धारा उत्पन्न नहीं हुई थी। इसने 500 वोल्ट की भेजी थी तो इसमें कोई धारा उत्पन्न नहीं हुई थी। फिर उसने क्या सोचा कि चलो अब एक वायुमंडल, अब इसने क्या है, इसमें देखो एक वायुमंडलीय दाब पर गैसों को क्या किया, बंद कर दिया है, जो अपन को पता लगता है। और वो क्या लगता है, 760 mmGH। इसने एक वायुमंडलीय दाब कितना है, 760 mmHg। इसने उसके प्रेशर पर क्या है, गैस बंद कर रखी थी। ठीक है, और इसने 500 वोल्ट की क्या थी, धारा प्रवाहित की, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब कोई विद्युत उत्पन्न नहीं हुई। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया, इसने इसको ना ऐसा किया उसने कि इसकी गैस को क्या किया, गैस को एक स्क्रू नामक एक यंत्र आता है जो क्या है, गैस को निकालने में काम आता है। उसने क्या किया, स्क्रू से इसमें गैस निकाल लिया और कितना दाब छोड़ दिया, सिर्फ कितना छोड़ दिया था, इसने कितना छोड़ा था, इसने छोड़ा था 10⁻⁻² mmHg, इतना छोड़ दिया इसने। ठीक है, इतना इसने छोड़ दिया। अब इसने क्या किया, अब वापस इसने क्या है, लाइट को भेजा, 500 वोल्ट की लाइट को भेजा इसने, 500 लाइट की वोल्ट को भेजा, तब भी इसमें कुछ नहीं हुआ था। फिर इसने क्या किया, वोल्टता बढ़ाई। क्या बढ़ाई थी, वोल्टता बढ़ाई। कितनी वोल्टता बढ़ाई, क्या बढ़ाई थी, वोल्टता। इसने क्या किया, वोल्टता बढ़ाई और इसने इतना बढ़ा दिया कि उच्च वोल्टेज, मतलब 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट की इसने धारा प्रवाहित की। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक रंगीन रोशनी निकलने लगी। क्या निकले, रंगीन रोशनी निकलने लगी, कैथोड से निकलने लगी। क्या थी, कैथोड से रंगीन रोशनी निकलने लगी। ठीक है, रंगीन रोशनी निकलने लगे। ठीक है, अब उसने क्या किया कि भाई इसने सोचा कि और गैस और कम दाब कर देते हैं। चलो इस गैस का क्या कर देते हैं, इस जिसमें इस ट्यूब में जो गैस भरी है उसमें क्या है, कम दाब कर दिया। और कितना कर दिया, 10⁻⁻⁴। कितना कर दिया था, 10⁻⁻⁴ mmHg, इतना कर दिया इसने भैया कि भाई इसने छोड़ा। इसने सोचा कि भाई चलो, तो इसमें क्या है, ये विलुप्त हो गई। और सिर्फ यहाँ पर इसने क्या किया, ZnS की लेप लगा दी थी। क्या लगा दी, ZnS की लेप लगा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर बिजली मतलब प्रकाश चमका, इस पर क्या प्रकाश चमका और इस पर जो किरण निकल रही वो दिखी नहीं, उसमें क्या किरणें दिखी नहीं। सिर्फ एक एमीटर लगाया इसने, एमीटर लगाया तो इसकी बस कांटा, इसका जो कांटा होता है वो बढ़ता हुआ दिखाया। ये स्केल है,
ये काटा है तो उसका क्या बढ़ रहा था, कांटा क्या कर रहा था, कांटा तो बढ़ रहा था क्योंकि धारा प्रवाहित हो रही थी। और इसमें ये किरणें हैं जो रंगीन प्रकाश निकल रहा था तो वो क्या, वो दिखना बंद हो गए और सीधे यहाँ पर बिजली उत्पन्न हुई थी। कहाँ पर, एनोड पर। क्या थी, एनोड पर। ये बेटा ये पहला स्राव उसने माना कैथोड, क्या माना था, कैथोड, कैथोड। दूसरा माना था एनोड, क्या माना था, एनोड, क्या माना था, एनोड। तो देखो कांच के दोनों, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एग्जाम में कि क्रूस की नली का जो कांच है, मतलब क्रूस की नली थी उसमें दो वो इलेक्ट्रोड लगाए, उनके क्या नाम है, तो आप क्या बताओगे, एक का नाम था कैथोड, दूसरे का था एनोड। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसने क्या किया था, इसने निष्कर्ष निकाला था बेटा, जो कि कम दाब, क्या थे, कम दाब यानी लो प्रेशर और हाई वोल्ट था, हाई वोल्टेज, क्या, हाई वोल्टेज, क्या, हाई वोल्टेज मतलब 10,000 की वोल्ट, और लो प्रेशर, इसने क्या किया था, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे अगर हम किसी मतलब परिपथ में अगर की धारा प्रवाहित करेंगे तो जो क्या है, रंगीन आएगी। ठीक है, इससे इसने क्या निकाला, देखो इसने क्या निष्कर्ष निकाले। अब ये प्रैक्टिकल कर लिया तो अब निष्कर्ष तो निकलेगा, तो निष्कर्ष क्या निकाला, देखो तो इसने देखो निष्कर्ष निकाला, सामान्य दाब एवं उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैस से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई। पहले बोला था आपको मैंने किया कि इसने भाई वो किया ना, उच्च धारा 500 वोल्ट की धारा प्रवाहित की और इसमें जो एक वायुमंडलीय दाब पर गैस बंद कर दी थी तो इसमें कोई धारा उत्पन्न नहीं हुई थी। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि दाब को कितना कर दिया इसने, 10⁻⁻2 mmHg या ATM, क्या, एक ATM। ठीक है, इसने ATM कर दिया था, mmHg कर दो या फिर ATM कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो दाब को ATM करने देने पर गैस विद्युत का चालक बन जाती है, क्या बन जाती है, चालक बन जाती है। इसमें चालन में धारा बहने लगेगी, क्या करें, धारा बहने लगेगी। ठीक है, तथा विसर्जन में रंगीन प्रकाश उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, इसमें विसर्जन में मैंने बोला था कि भाई जो अपनी ट्यूब है, ये ट्यूब है, इसका विद्युत, इसका स्क्रू द्वारा इसमें हवा निकाल ली थी, क्या निकाली, हवा इसकी जो इसमें गैस भरी थी उसका दाब कम कर दिया, किधर कर दिया, 10⁻²⁻2 mmHg कर दिया था। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें हुआ था कि भाई उत्सर्जन, जो ये विद्युत चालक है ना, ये विद्युत चालन हो गई, इसमें धारा लाइट है ना, लाइट, वो लाइट बहने लग गई, क्या हो गई, लाइट बहने लग गई। ठीक है, अब आता अगर दाब को 10⁻⁴ ATM कर दे या फिर mmHg कर दे, क्या कर दे, mmHg कर दे, तो प्रकाश का उत्सर्जन बंद हो जाता है और सिर्फ यहाँ पर एनोड पर क्या है, लाइट ही दिखेगी, बस प्रकाश हरे रंग की क्या है, प्रतिदीप्ति दिखेगी, क्या उत्पन्न हो गई, प्रतिदीप्ति का अर्थ होता है बेटा लाइट दिखेगी, हरे रंग की लाइट दिखेगी। क्योंकि देखो इसने इसको कम कर दिया, दाब को कम कर दिया, तो जाना कैथोड से जो किरणें निकलेगी तो एनोड की तरफ वो सिर्फ एक हरे रंग के प्रकाश ही उत्पन्न करेगी। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं कि भाई चलो अब देखो ये कैथोड से और एनोड की तरफ जा रही है, क्या हो रही है, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। तो बेटा ये समझो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है तो अपन क्या बोलेंगे, कैथोड किरणें, क्या बोलेंगे इनको, कैथोड किरणें। देखो इन किरणों को क्या कहेंगे, कैथोड किरणें, क्या कहेंगे, कैथोड किरणें। अब देखो ये समझ में आ गया। मैं एक बार और समझाते थे दोबारा कि सन 1879 में विलियम्स क्रूक्स ने एक विद्युत की कांच की नली ली, क्या लिखी, कांच की नली ली, और इसमें दो धातु के इलेक्ट्रोड लगा दी, इसमें क्या कही, दो धातु के इलेक्ट्रोड लगा दी। ठीक है, और पार्श्व में एक साइड ट्यूब, मतलब एक क्या कहता है, साइड ट्यूब मतलब पार्श्व नलियों लगा दी, और इसमें इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, एक वायुमंडलीय दाब पर गैस भर के उसने बंद कर दिया। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब उसने जब इसमें धारा प्रवाहित की, क्या की, इस परिपथ में इसमें जो नली थी उसने प्रैक्टिकल किया था, तो उसने पहले 100 की, 500 की, 300 की, 400 की, 500 की, 1000 की, इससे उसने क्या की, धारा प्रवाहित की। तो इस पर कोई भी मतलब क्या है, तो जो धारा थी वो चालक, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं हुई, इसमें क्या विद्युत धारा प्रवाहित हुई नहीं, ना जली ना आई, है ना, जली नहीं थी। तो इसने क्या किया कि भाई इसने सोचा कि भाई दिक्कत तो यहाँ नहीं है,
इसने सोचा दिक्कत तो यहाँ नहीं है, क्योंकि हम लगातार यार धारा को बढ़ाते जा रहे हैं, धारा को बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, फिर भी साले में हो ही नहीं रही, क्या क्या हो रहा है ऐसा। तो इसने क्या सोचा, इसने कि भाई वायुमंडल दाबों को कर देते, क्या कर दिया, वायुमंडल दाबों कर दिया, और इसने कितना कर दिया 10⁻⁻² mmHg कर दिया। तो इसमें ऐसे ही करते ही, और जब धारा प्रवाहित की इसने एक 10,000 वोल्टेज की हाई क्वालिटी कर देते, तो 10,000 की इसने की थी, तो इसमें क्या है बेटा, ये क्या हो गई, प्रवाहित हो गई इस पर धारा, क्या हो गई, प्रवाहित धारा हो गई, ये चालक बन गई, क्या बन गई, चालक बन गई। इसके बाद इसने सोचा कि भाई अब अगर इतना कमी किया है तो थोड़ा और कर देते, थोड़ा और कर देते, तो इसने कर दिया 10⁻⁻4 mmHg कर दिया, क्या कर दिया 10⁻⁻4 mmHg कर दिया। तो उस टाइम क्या हुआ है, उस टाइम देखो दाब को कितना कर दिया, तो प्रकाश का उत्सर्जन बंद हो गया, प्रकाश का निकलना बंद हो गया। सिर्फ यहाँ पर एनोड पर जो ZnH की लेप लगाई थी, जिंक सल्फाइड की जो लेप लगाई थी, वहाँ पर सिर्फ हरे रंग का ही प्रतिदीप्ति दिखी, क्या दिखी, हरे रंग की प्रतिदीप्ति ही दिखी। आगे समझ आए ये। अब इससे क्या निष्कर्ष निकाला इसने, अब इससे क्या निष्कर्ष इसने भाई कि रिजल्ट तो देखो, अब रिजल्ट इसने रिजल्ट को क्या बताया, देखो सामान्य दाब, एक वायुमंडलीय दाब एवं उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैस से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसने क्या किया, एक वायुमंडल पर क्या क्या किया था, गैस को बंद किया, और उच्च धारा इसने क्या की, उच्च वोल्टेज की धारा इसमें प्रवाहित की, तब भी इसमें कुछ नहीं हुआ, लाइट विद्युत धारा नहीं हुई, नहीं प्रवाहित। तो इसने क्या किया, दाब को 10⁻⁻2 ATM कर देने पर गैस विद्युत का चालक बन गई, गैस विद्युत की चालक बन गई, इसमें धारा प्रवाहित होने लग गई, इसमें लाइट जो रोशनी है वो दिखने लग गई, मतलब एक तरह से रोशनी इसमें जलने लग गई, ठीक है। तथा विसर्जन में रंगीन प्रकाश उत्पन्न हुआ, क्या भाई अगर इसमें कम किया तो उसमें क्या रंगीन प्रकाश उत्पन्न हुआ, ठीक है। अब दाब को 10⁻⁻4 ATM कर देने पर प्रकाश का उत्सर्जन बंद हो जाता है, इसमें प्रकाश का जो वो निकलना वो बंद हो जाता है, सिर्फ एनोड पर हरे रंग की ही एक वो दिखेगी, क्या दिखेगी, हरे रंग की प्रतिदीप्ति दिखेगी, सिर्फ ये कैथोड से निकलेगी तो प्रतिदीप्ति ही दिखेगी, ठीक है, ये आगे समझ में। और इन किरणों को अभी कैथोड से निकल रही है और एनोड पर खत्म हो रही है, तो इन किरणों को क्या कहते हैं अपन, कैथोड किरण, क्या कहते हैं, कैथोड किरण, ठीक है। अब इनके कैथोड किरणों के गुण के बारे में बेटा किसने दिया था, जे थॉमसन ने, किसने थे, जे थॉमसन ने, इस पर थॉमसन ने क्या कहता, जे थॉमसन ने क्या कहता, इसका क्या कहता, मतलब गुणों का अध्ययन किया था, किसका, गुणों का अध्ययन किया था। देखो सर्वप्रथम क्या कहते हैं, कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती है या गति करती है। देखो अब इसको सिद्ध करना, अपन को क्या करेंगे, अपन सिद्ध करेंगे। तो देखो ये अपनी कोई ट्यूब है, ये अपनी कैथोड किरणों की ट्यूब है, मतलब एक टेस्ट ट्यूब है, क्या है, टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसमें इसने क्या किया, एक वो लगा दिया था, हॉल लगा दिया, हॉल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक वस्तु रख दी इसने, क्या रख दी, वस्तु रख दी। और जब इसने 10,000 के वोल्ट इस पर दिया था, तो इस पर से निकली, ठीक है, और यहाँ से टकराई, यहाँ पर टकरा गई, और जो इससे इधर निकल गई वो तो जाके चमक गए इसमें एनोड में, पर जो इसकी है ना, इसकी विपरीत छाया बन गई, क्या बन गई, विपरीत छाया बन गई। इस वस्तु की क्या है, विपरीत, जब ट्यूब में कोई वस्तु रखते हैं तो वो वस्तु की वो क्या है, विपरीत दिशा में छाया बन गई, क्या बन गई, छाया। जैसे मैं हूँ, इस बल्ब की मेरे पर फॉक्स आ रहा है, क्या आ रहा है, फॉक्स, तो मेरी इधर बन रही है ना छाया। तो इसी तरह इसका क्या है, फॉक्स आई तो इधर क्या है, इसका जो फोकस आया एक तरह से आई थी, तो यहाँ टकराई थी, तो यहाँ तो कुछ किरणें तो यहाँ रुक गई ना, कुछ किरणें यहाँ रुक गई, पर इसकी छाया बन गई और एनोड पर। तो इससे सिद्ध हो गया कि भाई कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती। देखो ये लिखना, देखो इन किरणों के पथ में जब कोई ठोस पदार्थ को रख दिया जाए, मैंने ये ठोस पदार्थ रख दिया, ठीक है, तो उसकी छाया विपरीत दिशा में, मैंने बोला ना कि उसकी छाया विपरीत दिशा में बन गई। और इससे ज्ञात होता है कि भाई ये सीधी रेखा में गमन कर रही है, ठीक है, गमन कर रही है। और कब, जब उस पर कोई ना तो कोई चुंबकीय क्षेत्र लगा हो, ना कोई वो लगा हो, ठीक है, ये कर रही है, ठीक है। अब दूसरा गुण क्या कहता है, कैथोड किरणें ऋणात्मक प्रकृति की होती है, क्या ऋणात्मक। देखो इसको ना तो ये पता था, इसको नहीं पता था बेटा कि भाई ये माइनस प्लस होता है, क्या ये माइनस प्लस होता है क्या। इसने तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रोड लगा दी
और इसने विद्युत धारा प्रवाहित करी। इसको ना तो ये पता था कि भाई ये कैथोड है एनोड है, इसने तो सिर्फ बस इसने नाम रख दिया कैथोड और एनोड, नाम रख दिया बस। इसको ये पता नहीं था कैथोड माइनस होता है एनोड प्लस होता है, इसने तो सिर्फ नाम रख दिया, ठीक है। उस टाइम ऐसे रखा होगा क्योंकि इसको क्या पता था कि भाई ये माइनस होता है प्लस, अगर माइनस प्लस होता पता होता तो इलेक्ट्रॉन का पता हो जाता। तो देखो ये तो इसलिए था कैथोड किरण ऋणात्मक प्रकृति की होती है, ये भी देख लेते हैं। देखो इसने कैसे सिद्ध किया, तो देखो बेटा इसने इसी टेस्ट ट्यूब पर ये सब कुछ हटा दिया और क्या 2 प्लेट लगा दी इसने, क्या कहती है 2 प्लेट लगा दी। देखो ये प्लेट लग रही है ना, 2 प्लेट लगा दी, ये तो है प्लस वाली, ये है माइनस वाली, ठीक है, इसने लगा दी थी। तो बेटा जब इस पर धारा प्रवाहित हुई तो तुम्हें जानते हो कि ये धारा विचलित क्यों हुई, आपको कि भाई ये विचलित क्यों हुई, क्योंकि देखो बेटा समान आवेश वाले समान चिन्ह होते हैं, समान चिन्ह वाले क्या होते हैं आकर्षित प्रतिकर्षित होते हैं, सॉरी क्या होता है प्रतिकर्षण करते हैं, क्या करते हैं प्रतिकर्षण, क्या करते हैं प्रतिकर्षण प्लस माइनस, ठीक है, क्या आ गया आपको, आ गया, ठीक है। और जो विपरीत चिन्ह वाले होते हैं, विपरीत क्या विपरीत चिन्ह वाले होते हैं, चिन्ह वाले होते हैं क्या विपरीत चिन्ह वाले, जैसे प्लस माइनस है, वो क्या करेंगे आकर्षण, क्या करेंगे आकर्षण, क्या करेंगे आकर्षण। देखो तो ये क्या बोल रहा है, देखो बेटा ये बोल रहा है कि कैथोड किरणों को जब विद्युत क्षेत्र में से गुजारा जाता है तो ये किरणें विद्युत क्षेत्र के धनात्मक प्लेट से विचलित होकर मुड़ जाती है। देखो बेटा अब क्या ये क्या बोल रहा है, देखो ये धनात्मक है, देखो ये क्या है धनात्मक है, क्या है ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ठीक है। 2 प्लेट लगाई थी इसने, क्या लगाई थी 2 प्लेट लगा दी थी, क्या लगा दी थी 2 प्लेट लगा दी थी इसने, ऋणात्मक और धनात्मक 2 प्लेट लगा दी थी, ठीक है। तो बेटा देखो मैंने बोला था कि भाई माइनस माइनस मिलेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस को समान चिन्ह वाले हमेशा क्या करते हैं प्रतिकर्षण, मतलब क्या करते हैं प्रतिकर्षण, एक दूसरे को दूर दूर फेंकते रहते। देखो जब ये माइनस से आई, ये क्या है माइनस से आई, क्या है माइनस से आई, तो इधर माइनस मिला, तो कैथोड किरणों की गुणों का अध्ययन किसने किया था, जे थॉम्सन ने, खोज किसने की थी क्रूस ने, ठीक है। और कैथोड किरणें सरल रेखा में गति करती है, इन किरणों के पथ में जब कोई इन किरणों के पथ में जब कोई ठोस वस्तु रख देते हैं तो वो क्या है विपरीत दिशा, तो ठोस वस्तुओं की छाया क्या है विपरीत दिशा में बनती है, ठीक है। यह क्या समझ में, जिससे ये पता चलता है कि भाई किरणें क्या करती है, किरणें क्या है सरल रेखा में गति करती है, सीधी रेखा में गति करती है। कैथोड किरणें ऋणात्मक प्रकृति की होती है, ये कैसे पता लगा, जब दो प्लेटों को ऋणात्मक धनात्मक प्लेटों के मध्य में होके जब रेखा को निकाला, क्या किया रेखा को निकाला, जब दो मतलब 2 प्लेटों को मध्य में होकर रेखा को निकाला तो क्या हुआ बेटा, ये देखो कैथोड किरणें को जब किसी विद्युत क्षेत्र से गुजार गया तो वो क्या अपने पथ से विचलित हो गई, क्या हो गई अपने पथ से विचलित हो गई, क्योंकि देखो सामान्य चिन्ह वाले आकर्षण करते हैं और विपरीत चिन्ह वाले प्रतिकर्षण करते हैं। तो देखो ये समान वाले तो क्या है ये प्रतिकर्षण कर रहे हो तो रेखा क्या ये हो जाती है, मतलब अपने पथ से विचलित हो जाती है। देखो कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र को इससे प्रभावित होती है। कैथोड किरणें देखो जब चुंबकीय तो क्या है, जब कैथोड किरणों में चुंबकीय क्षेत्र में होकर गुजारते हैं तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, क्या हो जाती है। हमने तीसरा पढ़ लिया था, अब चौथा देखते हैं। कैथोड किरणें छोटे छोटे क्या है छोटे छोटे क्या द्रवों के कणों से मिलकर बनी होती है। कैथोड किरणें या छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, इसका पता लगाया। तो देखो इसने क्या किया, इसने ये अपनी वो है कैथोड किरणें जो टेस्ट ट्यूब है इस पर क्या है छोटा पंखा लगा दिया, चक्र लगा दिया, क्या लगा दिया चक्र लगा दिया। जैसे अगर मैं जैसे अपने वो बिजली बनती है तो जो अपनी लाइट आती है क्या आती है लाइट आती है। बिजली कैसे बनती है कि भाई टरबाइन होती है और बांध पे से पानी छोड़ा जाता है तो वो क्या घूमती है, क्या करती है घूमती है। इसी तरह कैथोड से कैथोड किरणें छोड़ी जाए, क्या छोड़ रहे तो क्या ये पंखा घूमेगा, क्या होगा ये पंखा घूमेगा, क्या करेगा ये पंखा घूमने लगता है। अब ये घूमेगा तो तुम्हें पता अगर मैं किसी पंखे के ऊपर अगर रेत की बौछार करूँ, क्या अगर रेत की बौछार करूँ तो वो पंखा घूमने लगेगा ना, घूमने लगेगा। और रेत की या हवा की करूँ तो हवा भी घूमने लगेगी, हवा के कारण भी घूमने लगेगा पंखा। तो क्या हवा भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी होती है और रेत भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी होती है। तो इसी तरह तो इससे पता लग गया भी कैथोड किरणें क्या है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है, क्या होती है मिलकर बनी होती है। पंखा घूम रहा है ना,
और ये घूमते हुए यहाँ पर पड़ेगा तो पंखा घूम रहा है, तो घूमने से पता चलता है कि भाई कि क्या है कि कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। आगे समझ में। देखो कैथोड किरणों में एक हल्का चक्र लगा देते हैं, चक्र लगा दिया, और वो क्या है, जब हम कैथोड किरणों को छोड़ते हैं या कैथोड किरणों को जब हम कैथोड किरणों को किसी चक्र पर डालते हैं तो वो क्या करता है बेटा, वो घूमने लगता है। क्या करता है? घूमने लगता है। क्यों घूमने लगता है? क्योंकि कैथोड किरणें क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी होती है। ठीक है, आ गया। अब देखो पांचवा, देखो पांचवा गुण क्या बोल रहा है कि कैथोड किरणें उसमें प्रभाव उत्पन्न करती है। देखो अगर मैं किसी पंखे के ऊपर, पंखे की जो पत्तियां है या फिर जो पंखा बना हुआ है, अगर उसके ऊपर अगर मैं रेत की बौछार कर लूँगा या उसको वायु की या हवा की मैं उस पर करूँगा, काय कर डालूँगा तो वो घूमेगा तो वो क्या करेगा, गर्म होगा। क्या होगा? गर्म होगा। क्या होगा? गर्म होगा। और गर्म होगा तो वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। देखो जब किसी धातु की पतली पत्ती, प्लेटिनियम की पत्ती कैथोड किरणों के से टकराती है तो क्या है, वो लाल होने हो जाती है। क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। तुम्हें पता है कि मैं अगर डालूंगा, इधर डालूंगा तो वो रेत को डालूंगा अगर किसी पंखे के ऊपर ही, तो वो क्या है, वो लाल होगा, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। जिससे ये पता चलता है कि भाई कैथोड किरणें भी उसमें प्रभाव उत्पन्न, किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती है। देखो ये अपनी जो ये है एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड वो है ये टेस्ट ट्यूब। तो देखो इधर देखा, ये एनोड लगा हुआ है, इधर ये कैथोड लगा हुआ है। अब ये अपना वो है रिफ्लेक्टर। क्या है? रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर क्या है? ये रिफ्लेक्टर है। क्या है? रिफ्लेक्टर है। क्या है? रिफ्लेक्टर है ना। तो अब कैथोड किरणों से क्या है, कैथोड किरणों को जब छोड़ा जाता है तो ये क्या है, एक्स किरणें उत्पन्न करता है। क्या करता है? ये टकराती है, रिफ्लेक्टर से टकराएगी एक्स किरणें। तो देखो ये क्या है, एक ही एरिया, देखो एक ही एरिया, ये भी अगर तो क्या है, एक्स किरणें उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? एक्स किरणें उत्पन्न करेगा। ठीक है, ये एनोड है, ये कैथोड है। कैथोड से अगर किरणें टकराएगी तो वो क्या है, एक्स किरणें उत्पन्न करेंगे, रिफ्लेक्टर पर टकराएगी। ठीक है, आगे समझ में। जब उच्च वोल्टेज युक्त विद्युत क्षेत्र में त्वरित कैथोड किरणों को टंगस्टन, मोलिब्डेनम और प्लेटिनियम आदि कठोर सतहों से टकरा दिया जाता है तो वो क्या है, एक्स किरणें उत्पन्न करती है। रिफ्लेक्टर पर अगर हम कैथोड किरणों को डालेंगे तो वो क्या एक्स किरणें उत्पन्न करती है। चलो अब हम बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं भाई सातवें की। अब किसकी करेंगे? सातवें गुण की बात करेंगे। देखो गैसों का आयनीकरण करती है कि गैसों का भाई, जैसे देखो कैथोड किरणें, ये कैथोड किरणें हैं, ये अपने क्या है, कैथोड किरणें हैं। क्या है? ये अपनी टेस्ट ट्यूब है और इसमें जो कैथोड किरणें आएंगी वो क्या है, पार्टिकल्स के साथ, पार्टिकल्स भी प्लस माइनस में होते हैं, पार्टिकल्स भी प्लस माइनस में होते हैं, तो वो क्या करेंगे, माइनस प्लस से जुड़ जाएगी। क्या करेंगे? माइनस प्लस से जुड़ जाएगी। तो क्या गैस को आयनीकरण, इसमें जो गैस भरी हुई है उससे क्या, उसको क्या कर देंगे, आयनीकृत कर देंगे। क्या कर देंगे? आयनीकृत कर देंगी। कैथोड किरणें जब किसी गैस में से होकर प्रवाहित की जाती है तो वो क्या, गैस को आयनीकृत कर देती है। क्या कर देती है? आयनीकृत, आयन बना लेती है। ठीक है, कैथोड किरणें 8वें देखो, कैथोड किरणें विसर्ग नली के बाहर कांच पर तथा कुछ अन्य पदार्थ जिंक सल्फाइड, कैनेडियम सल्फाइड आदि के प्रतिदीप्ति। देखो तुम्हें पता है कि अभी टीवी वगैरह होती है या जो टीवी वगैरह होती है तो उस पर जो फॉक्स पड़ता है, क्या पड़ता है, फॉक्स पड़ता है। जो जैसे अपन सीरियल वगैरह देखते हैं तो उसमें चेंज होते रहते हैं चित्र, वो किसके कारण होते हैं, यही कैथोड किरणें जाके वहाँ टकराती है। क्या करती है? टकराती है। देखो ये है जिंक सल्फाइड, ZnS, वहाँ पर हीट पैदा नहीं होती, वहाँ पर क्या होता है बेटा, वहाँ पर कैथोड किरणें क्या होती है, बौछार होती है। कैथोड किरणों क्या होती है, बौछार। और ये क्या, कैथोड किरणें की क्या होती है, बौछार होती है। देखो कैथोड किरणें विसर्ग नली के बाहर कांच की पर क्या है, ये बौछार करती है। और देखो ऑटोग्राफी में, प्लेट में को भी प्रभावित करती है। कैथोड किरणें क्या करती है, फोटोग्राफी को भी
प्रभावित करती है। कैथोड किरणें वेदन क्षमता अच्छी होती है, कैथोड किरणों की वेदन क्षमता होती है। यह क्या है, एल्युमिनियम की जो अपने खाना पैक भोजन पैक करते हैं ना, खाना पैक, उसमें से पैकिंग के उसको तो पार कर जाती है, परंतु जो मोटी होती है उनको पार नहीं कर पाती। एल्युमिनियम जो का है मोटी होती है उनको पार नहीं कर पाती, परंतु जो छोटी होती है उनको पार कर देती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें प्लीज़, वीडियो को शेयर करें।